हेलो एवरीवन। आज की वीडियो है बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। आज की हम इस वीडियो में कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ को डिस्कस करने वाले हैं। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में किस तरीके का पैटर्न आता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कैसा फॉर्मेट आता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसके कंटेंट यानी कि इसके सिलेबस की बात करें तो यूनिट 1 है थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन में आपको पता ही है कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें, यानी कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या होती है, कम्युनिकेशन के टाइप क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी पड़ती हैं। कम्युनिकेशन में बैरियर्स कैसे आते हैं, कैसे हम उन बैरियर्स यानी कि जिसे हम प्रॉब्लम कहते हैं उनसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं, तो ये सब कुछ हमें यूनिट 1 में पढ़ना होता है। उसके बाद यूनिट 2 है रीडिंग स्किल्स में हमें पढ़ना होता है कि रीडिंग क्या होती है। जैसा कि आप इसमें जानते ही हो कि इसमें आते हैं पैसेज टाइप क्वेश्चन, ठीक है, कि किस तरीके से पैसेज आता है, हमें उसे रीड करना होता है, उससे रिलेटेड सारे आंसर को सॉल्व करना होता है। इसके बाद यूनिट 3 आती है राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में आता है हमारा लेटर हो गया, रिपोर्ट हो गई, और किस तरीके से हम लेटर लिखते हैं, किस तरीके से हम रिपोर्ट लिखते हैं, स्पीच लिखते हैं, तो ये सारी बातें आती है हमारी राइटिंग स्किल्स में। तो इसी तरीके से ये है हमारा सिलेबस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें कितने दे रखे हैं, हमें 6 दे रखे हैं, 6 में से हमें कोई भी 5 करने हैं जो हमें अच्छे से आते हो। अगर हम ओरल कम्युनिकेशन, नाइसिस, चैनल नॉइज बैरियर टू कम्युनिकेशन, पैरा लैंग्वेज, फॉर्मल कम्युनिकेशन और हैप्टिक्स, ये 6 हैं। इन 6 में से कोई भी 5 जो होते हैं वो आप लोगों को अटेम्प्ट करने होते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है। सबसे पहले अगर मैं ओरल कम्युनिकेशन की बात करूं, ओरल कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम अपने आइडियाज को, अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को किसी दूसरे इंसान के साथ या किसी दूसरे ग्रुप के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ये ओरल कम्युनिकेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन होती है, एक ऐसी बातचीत होती है जिसमें जब हम बात करते हैं तो हम वर्ड्स के माध्यम से करते हैं, यानी कि हम शब्दों की वजह से करते हैं। जैसे कि कोई भी थॉट्स अगर हमें बताना है, कोई भी आइडिया हमें देना है, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी हमें शेयर करनी होती है, तो हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, मुंह से बोलते हैं, यानी कि ओरली बात करते हैं। जैसे कि हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, कलीग से बात करते हैं, फैमिली से बात करते हैं, है ना, तो ये सब कुछ हम बोल के ही करते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें आती है। अब जो ओरल कम्युनिकेशन है वो फेस टू फेस भी हो सकती है, ठीक है, जैसे आमने सामने बैठकर दो दोस्त बात करें, या फिर ये किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की हेल्प से भी हो सकते हैं, जैसा कि हम फोन कर लेते हैं, किसी को वीडियो कॉल कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये ओरल कम्युनिकेशन की जा सकती है। इसके बाद अगर मैं नाइसिस की बात करूं तो नाइसिस एक स्टडी होती है बॉडी ऑफ फिजिकल मूवमेंट्स की, ठीक है, जैसे कि हमारी जो बॉडी है वो फिजिकल मूवमेंट करती है, तो उसी में कम्युनिकेशन हो जाती है। अब आप सोचो कि फिजिकल मूवमेंट से कम्युनिकेशन कैसे, जैसे कि देखो अगर हमारी मम्मी हमसे पूछते हैं कि आज स्कूल जाना है या आज कॉलेज जाना है, तो हम हाँ बोलने की बजाय कभी कभी क्या होता है, हम अपनी जो सर होता है, ठीक है, हम अपने सर को हाँ या ना में हिला देते हैं। तो वो होता है नाइसिस, कि इशारों ही इशारों में बता देना कि जाना है या नहीं जाना, अपनी एक्सेप्टेंस इशारों में बता देना, यानी कि जस्ट अपनी बॉडी को इधर उधर मोड़ के अपने जो थॉट्स हैं, अपनी जो बात है वो किसी को बता देना, तो उसे हम कहते हैं नाइसिस। इसके बाद नाइसिस में फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, पोस्चर, गेस्चर, ये सब कुछ आता है। आपको पता है फेशियल एक्सप्रेशन से ही हमें पता चल जाता है कि इंसान गुस्से में है, हंस रहा है, या फिर हम कभी कभी आई कांटेक्ट, आंखों से ही एक ऐसा इशारा कर देते हैं जिससे सामने वाले को पता चल जाता है कि उसकी हाँ है या फिर ना है। नेक्स्ट वी हैव चैनल नॉइज बैरियर टू कम्युनिकेशन, यानी कि जो चैनल नॉइज बैरियर है वो कम्युनिकेशन किस तरीके का बैरियर है या वो किस तरीके की भूमिका निभाता है। देखो चैनल नॉइज बैरियर होता है एक अनवांटेड इंटरफेरेंस, जैसे कि हम अगर कुछ बात कर रहे हैं तो हम नहीं चाहते कि वहां से हमें कोई इंटरफेरेंस मिले, कोई इस टॉपिक पे बोले, लेकिन फिर भी कहीं से शोर आता है, तो वो होती है अनवांटेड इंटरफेरेंस। जैसे कि एग्जाम्पल दो, मार्केट में हो आप, ठीक है, और किसी का फोन आ गया और बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रहा है और पीछे से आवाजें आ रही हैं, बाजार में तो आपको पता ही है कि आवाजें आती है, तो ये सब कुछ एक अनवांटेड इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, चैनल नॉइज बैरियर टू communication. Then we have next is para language. Para language is the way meaning is conveyed by how we say things while speaking. हमें किस तरीके से बोलते वक्त अपनी बातों को, अपनी चीजों को कहना चाहिए। जैसा कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो किसी का फोन बजता है, ठीक है, हम फोन को पिक करते हैं, उठाते हैं, तो हम सबसे पहले एक वर्ड सुनते हैं हेलो, या फिर हम बोलते भी क्या है, हेलो। तो फिर जब हम हेलो बोलते हैं किसी को, तो हेलो का मतलब सिर्फ ग्रीट करना नहीं हुआ कि आप उसे हाय हेलो ग्रीट कर रहे हो, इसका मतलब ये भी हुआ कि आप उस हेलो को सुन के ये समझ
जाओगे कि जो सामने वाला इंसान है उसका जेंडर क्या है, यानी कि वो लड़का है या लड़की है। उसकी वॉइस से आपको ये पता चल जाएगा, और वो वॉइस यानी कि आवाज सुनने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि जो बात कर रहा है कॉल पे वो कोई फैमिलियर यानी कि कोई ऐसा इंसान है जिसे हम जानते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान है जिसे हम जानते नहीं है। तो इस तरीके से ये हमें बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। और पैरा लैंग्वेज में बहुत सारे वेरियस एस्पेक्ट्स भी होते हैं, जैसा कि वोकलाइजेशन ऑफ वर्ड्स। अब इसमें क्या आता है, इसमें डिफरेंट डायमेंशन होते हैं, जैसा कि वॉल्यूम वेरिएशन हो गया, स्पीड ऑफ स्पीकिंग यानी कि हमारे बात करने की स्पीड क्या है, पाउजेस हम रुकते कहाँ है, वर्ड स्ट्रेस क्या है, इन्फ्लेक्शन क्या है। इन्फ्लेक्शन मतलब होता है छोटी छोटी जो आवाजें पीछे से आ रही होती है वो। उसके बाद आता है नॉन फ्लुएंसेस। नॉन फ्लुएंसेस जैसे कि हम किसी से बात करते क्या होता है, यार अच्छा, तो जब ये ऐसे हम यूज करते हैं तो उसे कहते हैं नॉन फ्लुएंसेस, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जैसा कि हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रहे, एक ही ऑफिस में रहे और सामने वाले से सिर्फ फॉर्मल बात कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि बहुत हंसी मजाक नहीं, सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड या कोई ऑर्डर है उससे रिलेटेड, तो ये सारी बातें हम करते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन ज्यादातर जो होती है वो रिटर्न फॉर्म में होती है। रिटर्न फॉर्म जैसे कि कोई बिजनेस लेटर लिखना है, कोई रिपोर्ट बनानी है ऑफिस की, या कोई ऑर्डर, जैसा कि स्कूल में भी देखते हैं ना, जैसे या कॉलेज में भी हम देखते हैं कि अगर जैसे ही कोई सर्कुलर न्यू रूल पास होता है तो एक ग्रुप में आ जाता है कि आज से ये रूल निकला है, ये ऑर्डर दिया गया है। तो इस तरीके की जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल होती है, इसमें नॉन ऑफिशियल कुछ भी नहीं होता है। देन वी हैव नेक्स्ट इज हैप्टिक्स, यानी कि जिसे हम लैंग्वेज ऑफ टच भी कहते हैं। अब हैप्टिक्स क्या होता है, एक ऐसा कम्युनिकेशन करने का जरिया जिसमें हम टच से बातचीत कर सके, ठीक है। अवर सेंस ऑफ टच इज नोन एज हैप्टिक्स। जैसे कि हम फिजिकल कांटेक्ट करते हैं किसी के साथ, फिजिकल कांटेक्ट मतलब किसी को छू के अगर हम बात कर रहे हैं तो वो होता है हैप्टिक्स। जैसे कि दो दोस्त मिलते हैं तो हाथ को शेक करते हैं ना, हाथ मिलाते हैं, या कभी हम किसी की कोई बातचीत चल रही है और हम किसी पे गुस्सा हो जाए तो हम उसको स्लैप कर देते हैं, मार देते हैं, तो ये क्या होती है, लैंग्वेज ऑफ टच, यानी कि अपने टच से ही अपनी बात को समझा देना। क्वेश्चन नंबर 2 है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें ये 4-5 क्वेश्चन दे रखे होते हैं और हमें उनमें से कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फर्स्ट थिंग जो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ वो क्या है कि जैसा कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में चाहे तो ये शॉर्ट नोट पढ़े या फिर अब हम ये क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं, ये सेम भी मिल सकते हैं और इनकी जगह कोई दूसरा भी आ सकता है, क्योंकि ये फिक्स नहीं होता है कि सेम ही क्वेश्चन आएंगे। मैंने सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाले हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ये आ सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर इसकी जगह कोई दूसरा क्वेश्चन भी दे सकता है जो आपके चैप्टर में होगा। इसीलिए सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूंगी कि चैप्टर पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसी लैंग्वेज जो हम किसी से भी जब हम कम्युनिकेट करते हैं, अपनी फीलिंग बताते हैं, इमोशन बताते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो हम डायरेक्टली करते हैं, ठीक है। ये 2 फॉर्म में होती है, एक होती है ओरल में और एक होती है रिटर्न में, यानी कि हम बोल के भी कर सकते हैं कि जैसा कि हम कॉल पे कर लेते हैं, अपने किसी फ्रेंड को घर बुलाते हैं, या हम किसी फ्रेंड से बाहर मिलते हैं, स्कूल में मिलते हैं, कॉलेज में मिलते हैं, ऑफिस में मिलते हैं, है ना। तो हम किसी से भी जब कहीं मिलके बैठ के अच्छे से कम्युनिकेट करें, और अगर हम मिल नहीं रहे हैं तो एटलीस्ट हम फोन पे बात करते हैं जो विद अवर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लाइक टेलीफोन हो गया आपका, ठीक है, या वीडियो कॉलिंग एंड ऑल हो गई। तो जब हम डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं तो उसे हम कहते हैं वर्बल, और वर्बल में ओरल मैं आपको बता चुकी हूँ। रिटर्न की बात करें तो रिटर्न में हम लेटर्स दे सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, तो ये होती है रिटर्न फॉर्म इसकी। इसके बाद है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम जब किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो हम ना तो लिख सकते हैं ना हम बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि किसी से बात करने के लिए ना ही हम बोले ना ही हम लिखे। तो ऐसे में हम किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऐसे में हम कर सकते हैं फेशियल एक्सप्रेशन का यूज, हैंड मूवमेंट्स यानी कि हाथों को हिलाना, जो भी हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, हमारे पोस्चर होते हैं, गेस्टर्स होते हैं, ये कहलाते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी कि बिना बोले और लिखे अपनी फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि अपने फेस के जो एक्सप्रेशन होते हैं उनसे ये बता देना, या आप अपने सर को ऊपर नीचे हिला के हाँ या ना कर सकते हो, या अपने आप हाथों से इशारा कर सकते हो नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, या फिर जैसे हम किसी को बुलाते हैं इधर आ जा, है ना, तो हम इधर आने के लिए ऐसे हाथों से इशारा करते हैं ना। तो उस तरीके की जो हमारे इशारे होते हैं, जो हमारे मूवमेंट्स होते हैं, जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, वो कहलाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें नाइसिस, प्रोमैक्सिस, क्रोनोमैक्सिक, हैप्टिक्स, पैरा लैंग्वेज, साइलेंस, साइन लैंग्वेज, ये सब कुछ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वन ओवरकम द बैरियर टू कम्युनिकेशन। अब इसमें बोला है कि जब भी हम किसी से
से कम्युनिकेट करते हैं तो कुछ ना कुछ बैरियर्स होते हैं। तो जब भी कुछ बैरियर्स आते हैं तो कोई एक स्टेप बताना है कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखो, फर्स्टली वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कि सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद फाइंड द कोज और बैरियर, उसके बाद हमें बैरियर को ढूंढना होता है, यानी कि किस कारण से, किस वजह से, ऐसा क्या कॉज आया जिस वजह से ये प्रॉब्लम आई। देन वी हैव टू वर्क ऑन अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, ठीक है। फिर हमें उस प्रॉब्लम को तुरंत ही सॉल्व करने के लिए एक सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, और उस सॉल्यूशन के बाद ऑप्ट फॉर द बेस्ट सॉल्यूशन, फॉलो अप रिगरसली, यानी कि हमें पहले प्रॉब्लम को ढूंढना है, फिर उसका कारण, फिर उसका एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, देन उसके बाद हमें बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढना है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम कभी हो ही ना। तो इस तरीके से हम किसी भी बैरियर को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मैंने अभी बताया, फर्स्ट स्टेप है कि हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, फिर जब प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई कर ले तो हमें उसका एक सॉल्यूशन ढूंढना है, फिर देखना है किस तरीके से क्या प्रॉब्लम हुई है। तो इस तरीके से हम अपने किसी भी बैरियर को फिगर आउट इजीली कर सकते हैं, और उसके सारे पॉसिबल सॉल्यूशन हमें ढूंढने चाहिए और उनका एक पॉसिबल सॉल्यूशन करना चाहिए। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन, हाउ कैन इट बी मिसयूज। जो ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन होती है वो क्या होती है और इसका मिसयूज किस तरीके से हो सकता है। अगर ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन की हम बात करें तो ये क्या इंक्लूड करता है, ये इंक्लूड करता है अनऑफिशियल और क्विक कन्वर्सेशन अमंग एम्प्लॉय ऑफ द सेम रैंक। यानी कि ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब भी एक कन्वर्सेशन होती है जल्दी जल्दी, जो अनऑफिशियल भी होती है, जो बातचीत होती है एम्प्लॉयज के बीच होती है ना, तो ये सब कुछ होती है ग्रेपेवाइन। ये ज्यादातर प्रोफेशनल वर्ड में यूज होता है, ठीक है। प्रोफेशनल वर्ड यानी कि जो ये हमारा ऑफिस वगैरह होता है ना, यहाँ यूज होता है। अब कैसे होगा, देखो, अगर मैं इसका आपको बेस्ट एग्जांपल दूं तो आप अपनी किसी ऑफिस की पार्टी में गए हो, कोई ऑफिशियली ओकेजन है, ठीक है। अब आपको वहां कोई इंसान मिलता है, आपको फॉर्मली उससे बात करनी पड़ती है कि हेलो आप कैसे हो सर, है ना। तो इस तरीके की बात होती है। वो आपकी पर्सनल लाइफ में है या नहीं है वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपको प्रोफेशनली उससे बात करनी पड़ती है। तो ये किसी पर्पस से डिपेंड होती है। अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं तो इसके टाइप में क्या क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड चेन, गॉसिप चेन, प्रोबेबिलिटी चेन और क्लस्टर चेन। तो इस तरीके से ये इसके क्या है, 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो आपको अब ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन समझ आ गया होगा कि प्रोफेशनल वर्ड में हमें फॉर्मली कम्युनिकेट करना होता है, लेकिन अगर हमारी पर्सनल लाइफ है तो हम उनसे इनफॉर्मल हो सकते हैं। देन वी हैव, मतलब कैसे उसका मिसयूज होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी सर्कुलेट हो जाए जिसका जो इंटेंशन है वो बहुत मेलिफाइड हो, यानी कि गलत हो, इनएक्यूरेट हो, वो इंफॉर्मेशन सही ना हो जो एक्यूरेट की गई हो, तो इस तरीके से इसका मिसयूज हो सकता है। उसके बाद मैसेजेस कैन इजीली बी डिसऑर्टेड एज देयर इज नो रिटन डॉक्यूमेंट फॉर रेफरेंस। जो मैसेजेस होते हैं उन्हें इजीली डिसऑर्टेड किया जा सकता है। जब कोई नो रिटन डॉक्यूमेंट है ही नहीं तो उसको डिसऑर्टेड बहुत इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा इट इज यूजुअली डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द ओरिजिन ऑफ द मैसेज, ठीक है। मैसेज एज इंफॉर्मेशन इज एनोमस ऑफ्टन लीडिंग टू द स्प्रेड ऑफ रूमर्स। इससे क्या होता है कि जब हमारे पास मैसेज का कोई ओरिजिन ही नहीं होगा, हम उसे फाइंड आउट करने में नाकामयाब रहेंगे, काफी डिफिकल्टीज आएगी। तो जो रूमर्स होते हैं, रूमर्स मतलब आप समझते हो, रूमर्स मतलब कोई भी अफवाहें वगैरह जो होती है वो बहुत जल्दी जल्दी से क्या होती है, फैल जाती है। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ साइन लैंग्वेज। तो साइन लैंग्वेज तो यू ऑल नो दैट कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखो, पहले तो हम बात करते हैं कि साइन लैंग्वेज ना होती क्या है। साइन लैंग्वेज होती है कि जब भी हम किसी भी इंसान से, चाहे हम इंडिविजुअली बात कर रहे हैं, मतलब कि पर्टिकुलर किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, या फिर हम किसी ग्रुप से कम्युनिकेट कर रहे हैं, जब हम कम्युनिकेट साइन लैंग्वेज में करें, सिर्फ कुछ ऐसे साइंस बना दे जिससे सामने वाला समझ जाए कि इस साइन का क्या मतलब है, उसे ही कहते हैं साइन लैंग्वेज। जैसा कि ट्रैफिक सिग्नल से हमें पता है रेड लाइट क्या है, ग्रीन लाइट क्या है और येलो लाइट क्या है। वहां पे लिखा नहीं होता ना कि रेड पे स्टॉप, सिर्फ वो साइन है कि जब रेड जल रही है तो आपको रुकना है। तो ये एक साइन है, ये एक सिंबल है जो पूरी दुनिया में कॉमन है, जो सबको दिख रहा है और सबको पता है कि क्या है। इसके अलावा रोड सिग्नल्स, ग्राफ हो गए, मैप हो गए, ठीक है, अलार्म, सायरन हो गए। रोड सिग्नल्स में भी देखो एरोज बने होते हैं। अब एरो को देखते ही आप समझ जाते हो कि आपको राइट लेना है कि लेफ्ट लेना है। या फिर आजकल जैसे कि मॉडर्नाइजेशन आ चुका है, हम गूगल मैप अपने फोन पे खोलते हैं कि अगर एक जना आगे बाइक को ड्राइव कर रहा है तो पीछे जो बैठा है वो बताता रहता है मैप को देख के कि अब इधर जाना है, अब इधर जाना है। तो वो साइन लैंग्वेज, ऐसा लिखा नहीं होता है कि टेक राइट, टेक लेफ्ट, वो एक साइन लैंग्वेज होती है वहां पे, ठीक है, जिससे आपको एरो को देखकर समझ आ जाता है कि क्या करना। और अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंस की बात करूं तो ये जो डीफ लोग होते हैं, जो डंप लोग होते हैं, उनसे कम्युनिकेट करने के लिए काफी ज्यादा मतलब अच्छा एक मीडियम है साइन लैंग्वेज, ठीक है। क्योंकि चाहे वो बहरे हैं, चाहे वो
घुंगे हैं, डीफ है चाहे डम्प है, वो इन साइंस को देखकर समझ सकते हैं कि वो साइंस कहना क्या चाहते हैं। तो इसीलिए वो इनेबल्स होते हैं किसको समझने में, वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने में, वर्ल्ड को समझने में कि पूरी दुनिया में उनके चारों ओर क्या चल रहा है, वो ये समझ पाते हैं और सोसाइटी पे कंट्रीब्यूट कर पाते हैं रेड लाइट पे रुक के। ठीक है, देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर आंसरिंग एंड कीप टू द पॉइंट। कि हमें इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है आंसर करने से पहले और पॉइंट टू पॉइंट अपने आंसर को लिखना है। तो इसका ए पार्ट है राइट अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स अबाउट द यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ द इंटरनेट। यानी कि दो दोस्तों के बीच हमें डायलॉग राइटिंग को फ्रेम करना है और टॉपिक क्या है, इंटरनेट के यूजेस और अब्यूजेस। इसके अलावा हमें और में ऑप्शन में क्या दे रखा है, राइट अ डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट डिस्कसिंग इफ पॉवर्टी इज एविल। यानी कि क्या गरीबी जो है वो एक बुराई है। ये डायलॉग फ्रेम हमें किस में करना है, टीचर में और एक स्टूडेंट में। तो डायलॉग राइटिंग हम जब भी फ्रेम करते हैं तो आपको पता है कि हमें दो पर्सन को दिखाना होता है। जैसा कि अगर मेंशन है दो फ्रेंड तो हम उसे किस तरीके से लिख सकते हैं, फ्रेंड 1 और फ्रेंड 2। और अगर टीचर और स्टूडेंट है तो वी ऑल नो दैट कि पहले टीचर फिर स्टूडेंट फिर टीचर फिर स्टूडेंट, और ऐसे करके हमें सिंपल सी लैंग्वेज में सिंपल सी इंग्लिश जो हम यूज कर सकते हैं उसमें अपने थॉट्स को, इस टॉपिक पे हमारे क्या थॉट्स हैं उसको दो लोगों के बीच रिप्रेजेंट हमें इस क्वेश्चन में करवाना होता है। देखो टॉपिक जरूरी नहीं है यही सेम आए, मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ, डायलॉग आएगा, डायलॉग राइटिंग आएगी क्योंकि वो आपके सिलेबस में, लेकिन टॉपिक यही आए वो नहीं पता। क्या पता यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ द इंटरनेट की जगह आपका हर घर तिरंगा, ये कोई करंट का टॉपिक आ जाए या कोई भी करंट का टॉपिक आ जाए, एजुकेशन आ जाए, वुमेन इन मॉडर्न इंडिया आ जाए, कोई भी टॉपिक आ सकता है जो भी करंट का हो, जो भी एग्जामिनर देना चाहेगा, है ना। तो ऐसा होता है। तो जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ हमें कैसे डायलॉग राइटिंग को फ्रेम करना होता है। तो जैसे कि फ्रेंड 1, हे हैव यू एवर थॉट अबाउट द यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ द इंटरनेट, इट्स सच अ पावरफुल टूल बट इट कैन ऑल्सो बी क्वाइट डिस्ट्रक्टिव। तो फ्रेंड 1 बोलता है हाय, क्या तुमने कभी सोचा है कि एक इंटरनेट जो होता है उसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं या फिर क्या अब्यूजेस हो सकते हैं, क्योंकि ये एक है तो पावरफुल टूल लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव यानी कि विनाशकारी भी हो जाता है। देन फ्रेंड 2 क्या कहता है, एब्सोल्युटली द इंटरनेट हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड द वे वी लिव एंड कम्युनिकेट। मैं मानता हूँ ये चीज, क्योंकि जो इंटरनेट है वो एक क्रांति लेकर आया हमारे जीने के तरीके में, हमारे कम्युनिकेट करने के तरीके में। इट्स अ वास्ट रिसोर्स फॉर इंफॉर्मेशन, ये एक वास्ट रिसोर्स है इंफॉर्मेशन का, जहाँ हमें हर टॉपिक की इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा मिल जाती है, चाहे वो एजुकेशन हो या हमें कोई रिसर्च करनी हो। वी कैन लर्न न्यू स्किल्स, हम इंटरनेट की हेल्प से नई नई स्किल्स यानी कि नई नई तकनीकें सीख सकते हैं। कनेक्ट विद पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में लोगों से जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, काम कर सकते हैं। इट ओपन अप सो मैनी अपॉर्चुनिटीज, वो कहता है ये हमारे लिए काफी ज्यादा जो अपॉर्चुनिटीज है उसे ओपन करना है। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पर ये फ्रेम है, इसी तरीके से आपको अपनी कन्वर्सेशन को आगे फ्रेम करना है। आगे आप जिस तरीके से बात बढ़ाना चाहो उस तरीके से आप अपनी इन बातों को बढ़ा सकते हैं। और एट द एंड आपको बाय बोलना होता है। हे से शुरू हुआ था तो शुरू में ग्रीट भी इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे कि टीचर या कोई ऑफिशियल पे आया तो आपको उसे गुड मॉर्निंग बोलना होगा, गुड मॉर्निंग मतलब लिखना होगा, है ना। तो इस तरीके से इसकी स्टार्टिंग होती है। अगर मैं इसके एंडिंग की बात करूं तो एंडिंग में उसने क्या बोला, टू फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर, जो सच्चे दोस्त होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सो लेट्स रिमाइंड ईच अदर टू यूज द इंटरनेट रिस्पॉन्सिबल एंड मेक द मोड्स ऑफ इट्स बेनिफिट्स व्हाइल अवॉइडिंग द पिटफॉल्स। वो कहता है कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो हमें क्या करना है, एक दूसरे को याद दिलाते रहना है कि हमें इंटरनेट का जो यूज है वो अच्छे कामों के लिए करना है, रिस्पॉन्सिबल बनना है, इसके बेनिफिट्स को इस्तेमाल करना है, लेकिन गलत जो चीजें उन्हें अवॉइड करना है। तो फ्रेंड 2 क्या बोलता है, एग्रीड, हाँ मैं मानता हूँ। लेट्स कीप ईच अदर अकाउंटेबल, एक दूसरे के प्रति हम वफादार बनते हैं और इंटरनेट को सेफ तरीके से यूज करेंगे, इसे सेफर बनाएंगे और एक पॉजिटिव स्पेस देंगे सबके लिए। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी बात को क्या किया, एंड अप किया। इसके और में जो हमारे पास ऑप्शन था, यानी कि आपको पता ही है हमें दोनों में से एक करना होता है, तो क्या था वो, हमें टीचर और स्टूडेंट के बीच डिस्कशन दिखाना है, पॉवर्टी इज एविल पे। तो जैसा कि टीचर ने शुरू में देखो ग्रीट किया है, गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे लेट्स एक्सप्लोर द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी, की गुड मॉर्निंग, सुप्रभात कक्षा के विद्यार्थियों। आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, जो गरीबी है उसके कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो किस किस को लगता है कि एक एविल है यानी कि बुराई है, वो हु वुड लाइक टू शेयर देयर थॉट्स, कौन कौन अपने जो थॉट्स है मुझसे शेयर करना चाहता है। तो स्टूडेंट 1 बोलता है
पोवर्टी इज नॉट एविल बाय इटसेल्फ, कि जो गरीबी है वो अपने आप में बुराई नहीं है, बट इट कैन लीड टू सफरिंग एंड इनजस्टिस, बल्कि वो अन्याय और पेन को क्रिएट करती है या फिर सहती है। तो स्टूडेंट 2 क्या बोलता है, आई एग्री, पोवर्टी क्रिएट्स इनइक्वालिटीज एंड रिस्ट्रिक्ट्स एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटी लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। तो दूसरा वाला कहता है कि हाँ मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि जो गरीबी है वो समाज में क्या करती है, असमानता यानी कि इनइक्वालिटी को बनाती है, और जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज होती है ना, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती है जैसे कि शिक्षा या फिर हमारा स्वास्थ्य, इन सब से हमें दूर करती है। तो इस तरीके से ये अपनी कन्वर्सेशन को देखो शुरू कर रहे हैं। एग्जाम में जैसा टॉपिक आए आपको भी इस तरीके से शुरू करना है, और सिंपल लैंग्वेज में आपको अपनी कन्वर्सेशन को बढ़ाना है, ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन कुछ पॉइंट्स तो आपको इसमें बनाने ही है। एट द लास्ट आपको फिर से जिस तरीके का आपका टॉपिक है उसी तरीके से इसका एंड अप करना है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट था, अगर हम अब इसके बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट में क्या है, Imagine you are a journalist, write an interview with a fashion designer. Imagine that recently a Bollywood movie has won an international award. Write an interview that you have taken of the director of that movie. तो इसमें आपको 2 दे रखे हैं, यानी कि आपको जो ए पार्ट है, ए में भी 2 हैं, 2 में से कोई एक करना है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन का ही बी पार्ट है उसमें भी 2 हैं, दोनों में से कोई एक करना है, दोनों में इंटरव्यू ही लिखना है। पहला इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि आप एक जर्नलिस्ट हो, फैशन डिजाइनर का इंटरव्यू लेना है, और वहीं दूसरा क्वेश्चन है कि रिसेंटली एक बॉलीवुड मूवी है जिसको इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, तो आपको एक इंटरव्यू लेना है उस मूवी के डायरेक्टर के साथ। तो जो आपको इजी लगे, मैं फिर कह रही हूँ क्वेश्चन वहां चेंज हो सकता है और होगा ही, क्योंकि ये किसी भी टॉपिक पर वो लोग दे सकते हैं। तो अगर हम इंटरव्यू विद अ फैशन डिजाइनर के बारे में बात करें तो देखो 3 चीज होती है इंटरव्यू में। सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन, उसके बाद आता है आपका बॉडी पार्ट, ठीक है, देन वी हैव टू राइट इन द एंड कंक्लूजन, क्योंकि निष्कर्ष भी बहुत जरूरी होता है। तो इंट्रोडक्शन में है कि मीट सरा एक फैशन डिजाइनर है जो कि इंडस्ट्री में है पिछले 10 सालों से, ठीक है। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद हमें बॉडी अपने आप जो फ्रेम करनी होती है, जैसे जर्नलिस्ट और सरा, अगर नेम क्वेश्चन में मेंशन है आप लिख सकते हो, वरना अपनी मर्जी से कोई भी नेम आप यूज कर सकते हो। तो जर्नलिस्ट जैसे पूछता है कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ फैशन डिजाइनर, आपको किसने इंस्पायर्ड किया फैशन डिजाइनर बनने के लिए, कैसे इंस्पायर हुए आप। तो सरा कहती है आई हैव ऑलवेज लव क्लॉथ्स, मुझे हमेशा से कपड़े पसंद थे, एंड द वे दे कैन मेक अ पर्सन फील, आई wanted to create pieces that could make people feel confident and beautiful। तो वो क्या कहती है कि मुझे बचपन से ही कपड़े पसंद थे और मैं हमेशा से ही ऐसे पीसेस बनाना चाहती थी जब वो लोग वेयर करे तो उन्हें कॉन्फिडेंट फील हो, उन्हें अपने आप को सुंदर महसूस हो। तो फिर जर्नलिस्ट पूछता है कि व्हाट सेट्स योर डिजाइन अपार्ट फ्रॉम अदर्स इन द इंडस्ट्रीज। तो वो पूछता है कि आपको क्या लगता है आपके डिजाइन किस तरीके होते हैं इंडस्ट्री में, और वो किस तरीके से अलग होता है। पार्ट मतलब होता है अलग होना, तो वो इंडस्ट्री में बाकियों से अलग कैसे हैं। तो सरा कहती है कि जो मेरे डिजाइन है वो बहुत फेमिनाइन है, रोमांटिक है, हाई क्वालिटी के होते हैं, ठीक है, और ऐसा मटेरियल यूज करते हैं हम इसमें कि लोगों को लग्जरियस फील होता है। फिर जर्नलिस्ट कहता है व्हाट इज योर एडवाइस फॉर समवन हु वांट्स टू गेट इनटू द फैशन इंडस्ट्री, कि अगर आप एडवाइस देना चाहो किसी को तो क्या दोगे फैशन इंडस्ट्री में आने के लिए। तो सरा कहती है माई एडवाइस वुड बी टू स्टडी फैशन डिजाइन, आप फैशन डिजाइन के बारे में स्टडी करो, फिर किसी भी डिजाइनर के साथ इंटर्न करो, इंटर्न मतलब होता है इंटर्नशिप। उसके बाद जो आपका विजन है, जो आपका रास्ता है, जो गोल है, उसकी तरफ हमेशा से ट्रू रहो। तो उसके बाद हमें एट द एंड में कंक्लूजन लिखना होता है। तो इस तरीके से हमें हमारे इंटरव्यू को फ्रेम करना होता है। इसमें भी आप देख सकते हो और में जो ऑप्शन था, पहले इंटरव्यूअर ने ग्रीट किया है कि हेलो सर, आई हैव फ्यू क्वेश्चन फॉर यू, मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, मैं बहुत काइंड फील करूंगा अगर आप मुझे कुछ मिनट्स दें अपने। तो डायरेक्टर कहता है श्योर, गो अहेड, हाँ जरूर पूछो। तो इस तरीके से हमें अपनी इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। जो भी टॉपिक है हमें इजीली जो जो पॉइंट्स हमारे माइंड में आते हैं उस पॉइंट्स की हेल्प से हमें अपने इंटरव्यू को कंप्लीट करना होता है। देन वी हैव सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है, पब्लिक स्पीच हमें बतानी है। इसमें भी 2 है, एक तो टीचर रोल इन मॉडर्न एज और दूसरा है सोशल एविल ऑफ चाइल्ड लेबर। तो इसमें भी कोई डिफरेंट टॉपिक मिल सकता है, हो सकता है वुमेन रोल इन द मॉडर्न एज और चाइल्ड लेबर की जगह चाइल्ड मैरिज हो सकता है। तो इस तरीके से कोई भी टॉपिक को हमें इजीली अपने थॉट्स को एज अ स्पीच, जैसा कि हम स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में स्पीच देते हैं, तो उसी तरीके से हमें हमारी स्पीच को फ्रेम करना होता है। जैसा कि इसमें है फर्स्ट गूगल कैन रिप्लेस अ टीचर रोल इन द मॉडर्न एज। तो सबसे पहले हमें ग्रीट से ही शुरू करना होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, एस्टीम एजुकेटर एंड डियर स्टूडेंट्स,
टुडे वी फाइंड ourselves at the crossroad of a technical revolution that has significantly transformed the way we live, learn and communicate। कि आज हमें बात करनी है एक ऐसे टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन के बारे में जिसने हमारे जीने के तरीके को ही बना दिया। हम जीते भी उसी से, सीखते भी उसी से, बातचीत भी उसी से करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? वो डिजिटल ऐप गूगल है, जो कि एक ऐसा सर्च इंजन है जो बहुत ही वास्ट इंफॉर्मेशन रखता है हर चीज के बारे में। तो इस तरीके से आपके जो भी थॉट्स होंगे आपको इस क्वेश्चन में क्या करना होगा? मेंशन करना होगा। जो भी आप गूगल से रिलेटेड सोचते हो आपको लिखना होगा। क्वेश्चन है कि वो क्या टीचर के रोल को हटा सकता है, रिप्लेस कर रहा है? तो आपको उस तरीके से बताना है। जैसे कि वी ऑल नो दैट कि चाहे गूगल कितना भी ज्यादा वास्ट अमाउंट हमें प्रोवाइड करे इन्फॉर्मेशन का, लेकिन वो एक टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि टीचर का जो रोल होता है वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होता है। उनका जो रोल है बिल्कुल स्पीचलेस होते हैं। हम उस वैल्यू को, उनके रोल को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, हम एक्सप्लेन भी नहीं करते, वो इतना अच्छा होता है। तो यही इसमें बात है। जबकि गूगल का ऐसा कुछ नहीं है। गूगल एक सर्च इंजन है, आप कुछ भी टाइप करो वो आपको बता देगा, लेकिन गूगल आपको मोरल वैल्यूज जो आपके टीचर आपको प्रोवाइड करते हैं वो नहीं देगा। तो इसी तरीके से जो हमारे थॉट्स होते हैं वो हमें एज अ स्पीच में लिखने होते हैं। और वी ऑल नो दैट अगर क्वेश्चन आता है तो हम सबको पता है कि जो ये टीचर होते हैं वो हमारे मेंटर होते हैं, गाइडर होते हैं, हमें इंस्पायर करते हैं, हमें हेल्प करते हैं। सबसे मेन बात, कभी कभी हमारे पेरेंट्स की तरह हमें समझाते हैं, हमें समझते हैं। जो ये सारी क्वालिटी होती है टीचर्स के अंदर वो गूगल के अंदर नहीं है। तो गूगल कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता एक टीचर के रोल को। ये मेरे थॉट्स थे। आपके जो थॉट्स हैं, आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो लिखना होता है। ठीक है, और सबसे मेन बात कि आपको एंड में कंक्लूजन लिखना होता है। आपको कंक्लूजन की लाइन आप किस तरीके से शुरू करो ये आप पे डिपेंड होता है। बट मैं ऐसे करती थी कि इन द लास्ट या फिर इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि जो गूगल है वो अनडाउटली बहुत ही ज्यादा अच्छा रोल प्ले करता है, पर जो टीचर्स हैं वो एक ऐसी हमारी लाइफ की एक इतने वैल्यूएबल पर्सन है जो हमें मॉरल वैल्यूज के साथ ये बताते हैं कि लाइफ में हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो ऐसे ही जो भी हमारा टॉपिक हो, कोई भी हमारा टॉपिक आए, उसे हमें अपने थॉट्स को लिखना है और फिर उसे एंड में कंक्लूड भी करना है कि जो पूरा स्पीच हमने दी, हमारा कहने का मतलब क्या था, वो आखिर की 4 लाइनों में हमें एज अ कंक्लूजन बताना है। और एट द एंड थैंक यू बोलना तो वेरी कंपल्सरी, यू ऑल नो दैट। ऐसे ही चाइल्ड लेबर पे आया हुआ है, तो चाइल्ड लेबर पे आपके जो थॉट है कि जो चाइल्ड लेबर है वो समाज की एक बुराई है या नहीं, इस पे आपको अपने थॉट्स देने हैं। जो भी आप चाइल्ड लेबर के बारे में सोचते हो, यहाँ चाइल्ड मैरिज हो सकता है, उसके अलावा विडो रीमैरिज हो सकता है, कोई भी टॉपिक, एजुकेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो आपको जो भी टॉपिक आया उस टॉपिक के बारे में आप क्या सोचते हो, आपके क्या थॉट्स है, क्या एनालाइज करते हो, वो सब कुछ आपको लिखना होता है। फिर से एक बार बता रही हूँ कि शुरू में ये ग्रीट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हेलो एवरीवन या फिर लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल द गेस्ट, एडवोकेट्स, आई वांट टू परफॉर्म दिस टॉपिक, या जिस भी तरीके से आप जिस भी लैंग्वेज में अपने इंट्रो को शुरू करना चाहो आप कर सकते हो। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया ही है कि एंड में थैंक यू और जो कंक्लूजन पार्ट होता है वो लिखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसमें आपको क्या करना है कि एक पैसेज दे रखा है आपको और इस पैसेज के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आपको फर्स्टली क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ो। कुछ बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि पहले वो सीधा पैसेज पढ़ने लग जाते हैं। तो आपको यहाँ पैसेज नहीं पढ़ना, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आपको पैसेज पढ़ना है। तो जैसे ही आपको वो लाइन मिलेगी जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड होगी, इजीली आप उस आंसर को कंप्लीट कर पाओगे। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द डिस्कवरी ऑफ क्लोरोफॉर्म इम्पैक्ट सर्जरी। तो आपको सबसे पहले पढ़ना है पैसेज को, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्लोरोफॉर्म से किस तरीके से जो सर्जरी है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहले अपना पढ़ना है और उसके बाद अपने आंसर को करना होता है। इस पैसेज के अंदर मेनली ये है कि जो लोग होते हैं वो काफी सालों से ऑपरेशन करवाने में डर रहे थे। क्यों? क्योंकि जो उनका ऑपरेशन किया जाता था वो होश में ही किया जाता था। उसके बाद एक जेम्स सिम्पसन आए। ठीक है, जेम्स सिम्पसन ने क्या किया, क्लोरोफॉर्म की डिस्कवरी की। उससे क्लोरोफॉर्म आपको पता है ना, उससे बेहोश हो जाता है और उसके बाद ऑपरेशन किया जाता है। तो फिर उसके बाद पेशेंट को पता नहीं होता कैसे उनका ऑपरेशन हुआ है। तो ये उसमें पूछा गया है। उसके बाद पूछा इनका चाइल्डहुड कैसा था। तो चाइल्डहुड के लिए आपको दोबारा पैसेज में जाना होगा। जेम्स वॉज बोर्न इन टू अ पुअर फैमिली, सो इन हिज चाइल्डहुड ही नॉट ओनली हेल्प हिज फादर ऑन हॉलीडेज बट ऑल्सो हेल्प द विलेज डॉक्टर। तो ये पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे और इसीलिए इन्हें अपने पापा के साथ साथ गांव का जो डॉक्टर था उनकी भी हेल्प करनी पड़ती थी। तो इसी तरीके से आपको अपने पैसेज को पढ़ के सारे आंसर को ढूंढना होता है। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसी का एक पार्ट है सिनोनिम्स, यानी कि सिनोनियम होता है सिमिलर वर्ड। तो आपको ये कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इनके सिनोनियम्स आपको बताने होंगे। तो अगर यहाँ पे लिखा होता है फाइंड इनटू द पैसेज, तो आपको पैसेज में ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं लिखा है
ऐसा कुछ, तो आपको जो भी इसके सिनोनियम पता है आप वो लिख सकते हो। और जरूरी नहीं है कि सिनोनियम ही पूछा जाए, कभी कभी एंटोनियम्स भी पूछा जाता है कि एंटोनियम बताओ इसके, जो इनकी मर्जी चाहे वो ये पूछ सकते हैं। तो अब हॉरिफाइड है, हॉरिफाइड सबको पता है, हॉरिफाइड मतलब होता है डरना, तो यहाँ पे आप स्केयर्ड लिख सकते हो इसका आंसर। उसके बाद पूछा गया है डिस्कवर, तो डिस्कवर का मीनिंग होता है इन्वेंशन, है ना, कुछ किसी भी चीज की खोज करना या बनाना। एक्सपेरिमेंट मतलब आप टेस्ट लिख सकते हो, एक्सपेरिमेंट मतलब भी यही होता है ना, आप किसी भी चीज का टेस्ट कर रहे हो कि ये चीज करने से क्या होगा क्या नहीं, तो उसी को टेस्ट बोल सकते हैं हम। देन लास्ट इज सफरिंग, सफरिंग मतलब आपको पता है दर्द, किसी दर्द को जूझना, तो उसे हम पेन लिख सकते हैं। तो आपको जो इनके सिनोनियम आते हो आप वो लिख सकते हो। अब इसका बी पार्ट आया, बी पार्ट में क्या है, डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले क्या दे रखा है आपको, एक और पैसेज दे रखा है, आपको इसकी समरी लिखनी है 50 वर्ड में, ये है आपका ए पार्ट। और सेकंड में दे रखा है व्हाट आर द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये फर्स्ट चैप्टर से है, आपका फर्स्ट यूनिट से आया हुआ है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 7 C's क्या है ये बताना है। तो आपको इन दोनों में से जो इजीली आता हो वहां पे इसकी जगह कोई और क्वेश्चन भी दे सकता है, जैसा कि व्हाट इज ट्रांसलेशन या व्हाट इज कम्युनिकेशन, राइट इट्स नेचर, तो वो जो एग्जामिनर चाहे वो दे सकता है, लेकिन समरी तो आती ही आती है। तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं करना, पूरे पैसेज की कोई भी 3-4 लाइनें उठाकर समरी में लिख दोगे तो आपकी ठीक जाएगी। तो जैसा कि मैंने भी यहाँ पे सॉल्व किया है, आप देख सकते हो 4 लाइनों में 50 वर्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं और इजीली आपका ये जो क्वेश्चन है वो कवर अप हो जाता है। इसके बाद अगर मैं इसके और पार्ट पे आऊं तो क्या पूछा था, 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो देखो अगर हमें किसी से भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है तो उसको करने के लिए 7 तरीके फॉलो करने होते हैं, उसे ही हम 7 C's कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। ये रूल्स होते हैं वो दोनों में अप्लाई होते हैं, चाहे आप उसे रिटर्न कम्युनिकेशन यानी कि जो हम लेटर्स लिखते हैं, रिपोर्ट्स लिखते हैं, है ना, किसी को, या फिर हम लिख के चिट्ठी लिख के बात करते हैं, मैसेजिंग पे बात करते हैं, इसमें भी यूज हो सकते हैं। और अगर हम किसी से मुंह से बात कर रहे हैं, ओरली किसी से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वहां भी यूज हो सकते हैं, यानी कि ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो उसके बाद अगर मैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन की बात करूं तो सबसे पहले इसमें आता है कंप्लीटनेस। अगर हम इसकी बात करें कि कंप्लीटनेस क्या होती है, तो ऐसी कम्युनिकेशन जो क्या हो, कंप्लीट हो। अगर कोई भी मैसेज हमने किसी को सेंड किया है तो वो हमारे सारे फैक्ट जो हम बताना चाहते हैं उस मैसेज में वो सारे फैक्ट कन्वे हो, सारी जो चीजें हैं वो एक्चुअल चीजें लिखी गई हो। इसके बाद सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड है कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस क्या होता है कि जब भी हम कम्युनिकेट करें किसी से तो ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा मैसेज हो वो शॉर्ट हो, क्योंकि जितना शॉर्ट होगा उतना ही इफेक्टिव होगा। क्योंकि जो कॉन्शियसनेस होती है वो कम्युनिकेट करते वक्त सिर्फ हमारे टाइम को ही नहीं बचाती, उसको इफेक्टिव बनाती है, उसको हाईलाइट करती है और बताती है कि रीडर जो है उसको पढ़ने में बहुत ईजी फील करता है। एक है कि आप 2 बड़े बड़े पैराग्राफ के मैसेज कर रहे हो, ठीक है, तो कोई भी उसे खोलेगा तो वो काफी ज्यादा बोर फील करेगा कि क्या है यार ये इतना पढ़ो। जो भी उस मैसेज में कहा है अगर वो आप नॉर्मल और सीधे सीधे जो आप एक्चुअल में कहना चाहते हो वो आप डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट शॉर्ट मैसेज में कर दोगे तो वो उसके लिए ज्यादा इजी रहेगा। तो इसीलिए कॉन्शियसनेस को बोला है, क्योंकि ये टाइम भी सेव करता है। उसके बाद थर्ड है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है, ये एक ऐसी कम्युनिकेशन होती है, अगर इसकी हिंदी में बात करूं तो इसका मीनिंग होता है विचार। अब कंसिडरेशन में क्या होता है कि अगर कम्युनिकेट करते वक्त जो संदेश भेज रहा है यानी कि जो सेंडर है तो उसको ना स्टेप बाय स्टेप ध्यान से करना चाहिए, उसे पता होना चाहिए जो ऑडियंस है, जो रीडर्स है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू हर एक चीज में क्या है, जैसा कि बैकग्राउंड हो गया, माइंडसेट हो गया, एजुकेशन क्या हो गई, इन सारी चीजों को ना उसे एंश्योर करना चाहिए ताकि जो उसने मैसेज सेंड किया है वो रिसीवर को प्रॉपरली समझ आए। इसके बाद नेक्स्ट होता है क्लियरिटी। तो क्लियरिटी का मतलब होता है कम्युनिकेशन को एकदम क्लियरली करना, जो मैसेज है वो क्लटर फ्री होना चाहिए, यानी कि जो कटिंग वगैरह होती है वो उसमें नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्लियरिटी मैसेज में तो होनी चाहिए कि कोई कटिंग ना हो, कुछ बेकार ज्यादा ना हो, लेकिन उसी के साथ जो क्लियरिटी होनी चाहिए वो और कहाँ होनी चाहिए, थॉट में भी, यानी कि किसी की सोच में भी, किसी के विचार में भी क्लियरिटी होनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी के थॉट में क्लियरिटी है, स्पष्टता है, तो वो व्यक्ति को बता पाएगा, जिसको भी वो बताना चाहता है, जिसको भी वो मैसेज सेंड कर रहा है, तो वो उसको इजीली अपने वर्ड्स में बता पाएगा कि वो कहना क्या चाहता है, खुद को वो एक्सप्रेस बहुत अच्छे से स्पेसिफिक वर्ड्स में कर पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस भी कम्युनिकेशन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि ये अस्पष्ट नहीं होती, ये एकदम स्पेशल होती है, कह सकते हो, ये पर्टिकुलर होती है, क्लियर होती है, रेदर देन फजी और जनरल। बेकार से और असामान्य से ये बहुत ज्यादा स्पष्ट होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसमें, अगर हम किसी से कोई बात कर रहे हैं, क्लियरिटी से बात कर रहे हैं, तो हमें कुछ फिगर्स देनी होती हैं, कुछ फैक्ट्स हम उसे बता सकते हैं। क्योंकि अगर हम किसी के भी साथ कम्युनिकेट करते वक्त फैक्ट का यूज करते हैं तो उससे जो कम्युनिकेशन होती है वो क्या होती है, काफी ज्यादा ना इफेक्टिव बन जाती है, थोड़ा ट्रस्ट वर्थी सा लगता है कि यार ये तो अपनी फिगर आउट भी मुझे बता रहा है, ये तो बता भी रहा है कि
इस टाइम पे ये हुआ था, इसने पूरी मुझे टेबल दी है डाटा की, पूरे आंकड़े दिए, पूरे फिगर्स दिए, तो ये ट्रस्टेबल है। और जो रिसीवर है, जो वो पढ़ रहा है, वो उसके बारे में गलत नहीं सोचता, उसका गलत मीनिंग नहीं निकालता, बल्कि ये ट्रस्टवर्थी बन जाता है। इसके अलावा 6th की अगर हम बात करें तो कॉर्टेसी भी कम्युनिकेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? इसमें क्या बताया गया है कि जो सेंडर है उसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए रिसीवर के टर्म्स की, मतलब हर चीज में पोलाइट रहना चाहिए, जुडिशियस रहना चाहिए, रिफ्लेक्टिव रहना चाहिए, है ना, यानी कि विनम्र रहो, विवेकपूर्ण रहो, चिंतनशील रहो, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मतलब क्योंकि अगर वो रिस्पेक्ट करेगा, एकदम इज्जत से बात करेगा, तो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जो होता है कम्युनिकेट करते वक्त वो क्रिएट होगा। ठीक है, एकदम सकारात्मक जो होता है वो माहौल क्रिएट होगा और जो कम्युनिकेशन होगी वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होगी। इसके अलावा अगर मैं 7th की बात करूं तो 7th है करेक्टनेस क्या होता है कि जब भी हम कम्युनिकेट करें तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि मैसेज करते वक्त या कुछ बोलते हुए कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, कोई भी एरर ना हो, और जो भी फैक्ट या फिगर यूज किए गए वो बिल्कुल करेक्ट हो, कोई भी उसमें डाउट ना हो। ऐसा ना हो कि उसमें कोई डाउट हो और वो बाद में गलत हो। तो हमें कभी भी ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम करेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं और करेक्ट तरीके से बात करते हैं तो क्या होता है, जो ट्रस्ट होता है किसके बीच, सेंडर और रिसीवर के बीच, जो भरोसा होता है वो मजबूत होता है, और इसी वजह से जो ये भरोसा है वो कम्युनिकेशन को क्या करता है, काफी ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। तो ये हमारे 7 CS थे जो किसी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखो पहले ए पार्ट है, यानी कि इसका भी एक बी पार्ट होगा, दोनों ही आपको सॉल्व करने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, You are Shyam Singh, an assistant professor at Netaji Subhash University, Kolkata. Outside your college, there is a river which is polluted by locals. You want to organize a rally to make people aware of the issue. Write a letter to the editor highlighting the need for awareness among people and to motivate people to join the rally. यानी कि आप श्याम सिंह हो, एक असिस्टेंट प्रोफेसर हो, कहाँ पर, नेताजी सुभाष एक यूनिवर्सिटी है वहां पर, जो कि कोलकाता में है। तो इसमें बताया गया है कि आपके कॉलेज के बाहर एक रिवर है जो काफी ज्यादा पॉल्यूटेड है, प्रदूषित है, और किसने किया है, वो वहां पे जो रहने वाले लोकल पीपल्स हैं उन्होंने। आप एक रैली को ऑर्गेनाइज करना चाहते हो और जो लोग हैं उन्हें अवेयर करवाना चाहते हो इस इशू के प्रति कि जो रिवर है उसको पॉल्यूट ना करे, वो हमारे लिए कितनी हेल्पफुल है। तो हमें एक लेटर लिखना है किसको, एडिटर को, और हाईलाइट करना है इशू को, और ये बताना है कि लोगों के बीच ये अवेयरनेस फैलाने की कितनी ज्यादा जरूरत है, और लोगों को मोटिवेट करना है कि वो भी इस रैली में क्या हो, ज्वाइन हो। इसी के अलावा जो हमारा और में है, और में हमें क्या दे रखा है, यू आर कपिल जोशी, librarian of XYZ school. You order a book set from Oxford Publication House, Mumbai. You receive the incorrect book set. Write a complaint letter for incorrect delivery of books. तो इसके और में आपको ऑप्शन दे रखा है कि आप कपिल जोशी हो, लाइब्रेरियन हो, कहाँ के, XYZ स्कूल के, और आपने एक ऑक्सफर्ड पब्लिकेशन हाउस जो कि मुंबई में है वहां से एक सेट ऑर्डर किया था बुक का, को जो सेट रिसीव हुआ है वो इनकरेक्ट बुक है। ठीक है, तो आपको एक कंप्लेनिंग लेटर लिखना है, किस लिए, जो आपके पास इनकरेक्ट डिलीवरी हुई है बुक्स की, गलत बुक्स आई हैं, तो उनके बारे में आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। तो यहाँ पे जैसा कि एडिटर आया, कंप्लेनिंग आया, इसके अलावा आपका जॉब लेटर भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको सारे लेटर्स आने इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे जॉब लेटर होता तो आपको एक रिज्यूम भी बनाना होता, तो इस तरीके से आपको कोई भी लेटर एग्जाम में मिल सकता है। तो अगर हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करें तो सबसे पहले आता है सेंडर एड्रेस, यानी कि जो भेज रहा है, देन उसके बाद डेट, जो भी डेट होगी उस दिन, देन वी हैव टू राइट रिसीवर एड्रेस, यानी कि जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस। सबको पता है कि सब्जेक्ट मेंशन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हमें सब्जेक्ट को मेंशन करना है। उसके बाद हमें ग्रीट करना है या फिर सैल्यूएशन जिसे हम कहते हैं, रिस्पेक्टेड सर और मैडम। थ्रू द कॉलम ऑफ योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द प्रेजेंट डे इशू नियर द कैंपस ऑफ द नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता। द रिवर नियर द कैंपस इज पॉल्यूटेड बाय द लोकल्स एंड डिफिकल्ट फॉर एनिमल्स टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम इट। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इंट्रो। ये हमारा कौन सा पार्ट हुआ, इंट्रो का पार्ट हुआ। देन वी हैव टू राइट बॉडी, ये हुआ हमारा बॉडी वा, ये हमें इस लेटर में क्या क्या लिखना है। देन वी हैव टू राइट इन 2 लाइन्स में कंक्लूजन लिखना होता है, तो हम कंक्लूजन लिखेंगे, और उसके बाद थैंक यू योर सिंसियरली, ये तो हमें लिखना ही होता है, सबको पता है एंड में। तो ऐसे करके हमें हमारे लेटर को क्या करना होता है, बाइंड अप करना होता है। तो ये एक एडिटर के लेटर में ना एक लाइन होती है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर आई वांट टू। ये इतना आपको याद करना मैंडेटरी है, करोगे तो बहुत अच्छी बात है। उसके आगे जो भी टॉपिक हो, देखो जो ये फर्स्ट इंट्रो की बॉडी बनी है वो सिर्फ आपके इस क्वेश्चन से ही बन गई है। क्वेश्चन को ही उठा के
यहाँ पर लिख दिया गया है। तो ये हो गया आपका इंट्रो, तो क्वेश्चन से ही कंप्लीट हो जाता है कि ठीक है आपका रेप्यूटेड न्यूज़पेपर है, मैं वहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ क्या कि जो हमारा कैंपस है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी का, उसके पास जो रिवर है लोग उसे गंदा कर रहे हैं, और उस रिवर को गंदा करने से क्या हो रहा है कि जो एनिमल्स हो रहे हैं वो पानी को पी नहीं पा रहे या फिर यूज भी नहीं कर पा रहे उसको। अब कैसे लोग कैसे यूज करते हैं, देखो आप सबको पता है कि एक नदी कैसे पॉल्यूटेड होती है, तो सबको पता है लोग उस पे कपड़े धो देते हैं, अपना कूड़ा फेंक देते हैं, और कोई भी प्लास्टिक का आइटम होता है उसमें फेंक देते हैं जो नदी में बह जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी हमें लगता है कि रिवर कैसे खराब हो रही है, कैसे पॉल्यूटेड हो रही है, हमें वो रीजन लिखना होता है। उसके बाद हम ये लिख सकते हैं, मैं एक प्रोफेसर हूँ इतने वेल नोन इंस्टीट्यूट का, आई डोंट वांट माय स्टूडेंट टू गेट सच अ रॉन्ग मैसेज। तो मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं यानी कि जो मेरे विद्यार्थी है उन्हें कोई गलत शिक्षा नहीं देना चाहता, इसीलिए मैंने एक आई डिसाइडेड टू अरेंज अ रैली, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एक रैली को अरेंज कराऊंगा, ठीक है, अपने कलीग्स के साथ, और लोगों को इसके बारे में अवेयर कराऊंगा। इस इशू को सॉल्व करना चाहिए, रिवर को क्लीन रखना चाहिए, इसीलिए सारी चीजें हमने इसमें लिखी है। उसने आगे क्या बोला है कि द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आर रेडी टू पार्टिसिपेट इन द रैली, यानी कि जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट है उन्होंने तो इसमें पार्टिसिपेट किया है, लेकिन हम सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं चाहते, हम चाहते हैं सब जुड़े, इस रैली में जुड़े, ताकि जो रैली है काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल बने। तो इस तरीके से बॉडी को हमें फ्रेम करना होता है। देन वी हैव टू राइट इन कंक्लूजन कि थैंकफुल टू यू इफ यू हाईलाइट दिस इशू इन योर न्यूज़पेपर, कि मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा या रहूंगी अगर आप इस इशू को अपने न्यूज़पेपर में हाईलाइट करते हो, ताकि लोग इस बारे में जाने और ये इशू जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। तो इस तरीके से हमने हमारे लेटर को लिखा और एंड अप किया। उसके बाद अगर कंप्लेनिंग लेटर आता है तो इसमें भी आपको देखो सबसे पहले वही सेंडर एड्रेस, फिर आपकी डेट, उसके बाद रिसीवर एड्रेस, किसको भेज रहे हो आप, देन वही सब्जेक्ट, वही सॉल्यूशन। और इसमें क्या होता है, ये नॉर्मल सा छोटा सा लेटर होता है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं होता। आपको जस्ट लिखना है कि मैंने ये बुक सेट ऑर्डर किया, ऑर्डर नंबर आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। और देखो स्कूल, डेट, प्लेस अगर मेंशन है तो बहुत अच्छी बात है, आप लिख दो। अगर नहीं है मेंशन तो आप XYZ और ABC या किसी भी तरीके का जो कैरेक्टर आप चाहो वो यूज कर सकते हो। तो फिर आपको इसमें कंप्लेनिंग लेटर होता है तो उस पर आपको शुरू ही ऐसा करना होता है कि आई ऑर्डर आ, बुक सेट पे आया तो बुक सेट, टेबल चेयर पे आया तो टेबल चेयर, किसी भी चीज पे आया आपको वो यहाँ पे डालना होता है। फिर ऑर्डर नंबर डालो और बोलो कि ये सप्लाई यहाँ होनी थी, इस डेट को मैंने ये ऑर्डर दिया था, लेकिन एक तो मैंने ऑर्डर को लेट रिसीव किया और जब मुझे रिसीव हुआ तो क्या मिला, एक इनकरेक्ट बुक का सेट मिला और मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ, यानी कि निराश हुआ। तो मैं क्या चाहता हूँ आप जल्दी से इस इशू को फिक्स करो। आई वुड अप्रिशिएट यू इफ यू कुड प्लीज रिप्लेस द इनकरेक्ट बुक सेट with one that was initially requested. Please notify me what action you intend to take as soon as feasible. I hope to hear from you within the next 10 days. Copies of the transaction paperwork and the receipt are enclosed. I eagerly await your response and resolution to my situation. तो इसमें आपको क्या बताया है, इसमें उसने बताया है कि ये मैंने ऑर्डर दिया था, मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ, तो वो कह रहा है कि मैं आपसे आशा करता हूँ आप जल्दी से जल्दी 10 दिनों के अंदर इस बुक को रिप्लेस कराओगे और जो मेरी एक्चुअल बुक्स है वो मुझे प्रोवाइड करवाओगे। जो भी ट्रांसेक्शन की कॉपी यानी कि जो भी उसने बिल भरा या जो भी उसकी रिसिप्ट है वो इसमें ही बंद है। वो कह रहा है मैं आपके रिस्पॉन्स का काफी ज्यादा इंतजार करूंगा और जल्दी से जल्दी आप इस इशू को सॉल्व करो। एंड वही आपको नाम लिखना है और लेटर को बाइंड अप करना है। जॉब लेटर का भी फॉर्मेट यही होता है कि एड्रेस जिस तरीके से मैंने बताया शुरू का। देन जॉब लेटर में एक चीज क्या होती है, लास्ट में बस एक चीज हमें जो देखनी होती है वो होती है रिज्यूम, जिसे हम बोलते हैं आपका CV। वो हमें अपने लेटर में ऐड करना होता है। और रिज्यूम में आपको पता ही है आपका बायोडाटा, नेम, क्या कर रहे हो, या अपने 12th स्टैंडर्ड में किया होगा, है ना। तो इस तरीके से एक रिज्यूम बनाना होता है अगर जॉब लेटर आता है। तो इसीलिए आपको सारे लेटर्स जो हैं वो आने चाहिए। कोई भी लेटर आ सकता है, चाहे वो कंप्लेनिंग हो, चाहे एडिटर हो, चाहे जॉब हो। देन इसका बी पार्ट क्या है, इसका बी पार्ट है योर स्टेट गवर्नमेंट हैज बैंड द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग, यानी कि आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने पर बैन लगा दिया है। यू आर अमरजीत, देखो नाम मेंशन है तो यही नाम लिखना पड़ेगा आपको कि अमरजीत हो आप, एक रिपोर्टर और नेशनल हेराल्ड के। आपको एक रिपोर्ट लिखनी है 100 से 125 वर्ड्स के बीच की हाउ द बैन इज बीइंग इग्नोर एंड व्हाट डैमेज द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ प्लास्टिक बैग इन कॉजिंग टू एनवायरनमेंट, कि किस तरीके से जो ये बैन किया गया है इसे इग्नोर कर रहे हैं लोग, अभी भी इसका यूज कर रहे हैं। जो ये प्लास्टिक बैग से हमारे इन्वायरमेंट को काफी ज्यादा हार्म कर रहा है, डैमेज कर रहा है। इसी के और में ऑप्शन है यू आर स्वीटी या सुरेश, या तो आप स्वीटी हो या आप सुरेश हो, XYZ कॉलेज के अजमेर से हो, आप सेक्रेटरी हो अपने कॉलेज की करिकुलर जो एक्टिविटीज क्लब होता है, हर कॉलेज में कुछ क्लब होते हैं, तो ऐसे ही आपको करिकुलर एक्टिविटीज क्लब के क्या हो, सेक्रेटरी हो।
और आपको क्या बोला है, एक स्लम एरिया में आपने विजिट किया जहाँ पर कुछ दिनों पहले एक मैसिव फायर यानी कि आग लगी थी और काफी लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी, कुछ लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज खोई। द स्टूडेंट्स ऑफ योर कॉलेज रेंडर्ड देयर सर्विसेज एंड मटेरियल हेल्प टू द विक्टिम्स। तो आपको एक रिपोर्ट लिखनी है 100 से 125 वर्ड में अपने कॉलेज की मैगजीन के लिए। सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो क्या होता है कि जो रिपोर्ट हम लिखते हैं, ठीक है, जो भी हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं वो क्या होती है, हमेशा पास्ट में होती है, क्योंकि वो घटना हो चुकी होती है, इसीलिए हमें वॉज का इस्तेमाल करना होता है, यानी कि ये पास्ट टेंस में लिखी जाती है। याद रखना किस में लिखी जाती है, पास्ट टेंस में, यानी कि वॉज का यूज होता है इसमें, इज एम आर मत लगाना वरना आपके मार्क्स कटेंगे। तो ये चीज हमें इसमें ध्यान रखनी होती है काफी ज्यादा। इसमें सिंपल होता है, सबसे पहले जो भी आपका टॉपिक है, देन बाय किसके द्वारा और क्या आपकी पोजीशन है, और उसके बाद जो भी आपको इसको लेकर जो थॉट्स हैं वो आपको इसमें लिखने होते हैं। जैसा कि इसमें भी टॉपिक है स्टूडेंट सर्विस टू विक्टिम ऑफ फायर, उसके बाद स्वीटी या सुरेश, कॉलेज, डेट, और उसके बाद जो भी आप इस बारे में सोचते हो आपने लिखा, एंड देन एंड में थैंक यू लिखना तो सबको पता है, बहुत कॉमन है। अब रिपोर्ट में आपको क्या लिखना होता है कि किस तरीके से वहां पर हुआ था उस समय। जैसा कि ये स्लम एरिया वाले की हम बात करें तो इसमें बताया गया है कि एक स्लम एरिया है विलासनगर, वहां पर एक बहुत भयंकर आग लगी। कब लगी, जो भी डेट आप देना चाहो वो डेट। आग किस वजह से लगी, उसका जो कॉज है वो अब तक क्लियर नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है, बहुत भयंकर डैमेज हुआ है लाइफ का, प्रॉपर्टी का। 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, काफी लोग घायल हुए हैं यानी कि इंजर्ड हुए हैं। 200 पीपल यानी कि 200 पीपल वो होमलेस हो गए हैं, उनके घर खत्म हो गए हैं। तो हमारा जो कॉलेज है उन्होंने रिलीफ कैंप ज्वाइन किया और अब वो विक्टिम के लिए रिलीफ प्रोवाइड कराने गए। तो स्टूडेंट लोगों ने क्या किया, एक साथ जुड़े और फूड पैकेट्स को कलेक्ट किया, पुराने कपड़े हो गए, मेडिसिन हो गए, बर्तन हो गए, इन सबको कलेक्ट किया और उन सब में बांटा। जो कि होमलेस हो गए थे सबको डिस्ट्रीब्यूट किया, जो बेचारे लोग थे यानी कि जो हेल्पलेस पीपल थे उन सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। 10 स्टूडेंट्स एंड 3 टीचर पर्सनली विजिटेड दिस स्लम एरिया। ये सब तो उन्होंने कॉलेज से ही डिलीवरी करवाई। हमारा जो ग्रुप था उसमें से जो 10 स्टूडेंट है और 3 टीचर है वो पर्सनली उस स्लम एरिया में विजिट करने गए, लोगों से जाना, उनको बोला कि जो भी एक क्राइसिस है उसके लिए आपको जो भी कोई परेशानी है वो हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा करके आपको अपनी जो रिपोर्ट होती है इसे बाइंड अप करना है और एंड में थैंक यू लिख के खत्म करना है। कोई भी टॉपिक आ सकता है कि आपके कॉलेज में इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन हुआ या फेयरवेल हुआ तो आपको उसके ऊपर रिपोर्ट लिखनी है अपने मैगजीन के लिए, किसी भी चीज के लिए। तो आपको इसी तरीके से लिखनी होती है, सबसे पहले टॉपिक, फिर किसने लिखी है और फिर कहाँ से लिखी जा रही है, ठीक है, क्या पोजीशन है। तो ये 3 चीज जो होती है वो लिखनी होती है। और बता दिया है मैंने पास्ट टेंस में होती है क्योंकि रिपोर्ट होती है जो घटना हो चुकी है उसके बारे में हमें बताना। तो इस तरीके से हम एक रिपोर्ट राइटिंग को लिखते हैं। तो आई होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कहीं पे किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को रिसॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। नोट्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसके पास ये सब्जेक्ट है और जिनको नीड है वो इस वीडियो को देख सके और समझ पाए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके का फॉर्मेट होता है और कैसे हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।